हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एल. यादव होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत ही कॉमन पाए जाने वाले रोग के बारे में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो मैं आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस जो होती है, गर्दन की एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिनों में बनते जा रही है। स्पेशली सभी इस ग्रुप में पाई जाती है, बच्चों को छोड़ करके, और सभी मेल और फीमेल में पाई जाती है। फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो सर्वाइकल रीजन की एक गर्दन की बीमारी होती है। तो यहाँ पर सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं जो 7 की संख्या में होते हैं, C1 से लेकर के C7 तक। तो इसमें दोस्तों जो है थोड़ा सा डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगता है और गैपिंग बढ़ते लगती है वियर एंड टियर होने के कारण से। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्टेब्रा के बीच एक तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क कुशन के साथ रहती है जो हमारे गर्दन को मोबिलिटी प्रदान करती है या वो शरीर को मूवमेंट कराने में सहायक होती है। तो इसमें थोड़ा सा वियर एंड टियर होने के कारण से, कुछ चेंजेस आने के कारण से, इसकी पैथोलॉजी में गड़बड़ी आने के कारण से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो हमारे अपर आर्म में लेकर के, गर्दन से लेकर के सिर के पिछले हिस्से तक, उसके बाद नीचे आस्ते आस्ते रिफर करती है और कई चेंजेस लाती है। तो दोस्तों इसका पैथोलॉजी होता है कि जैसे C1 और C2 के बीच एक वर्टेब्रा होगा, तो हर वर्टेब्रा के बीच एक तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, जिसमें जैसे ऐसे दोनों ये वर्टेब्रा के बीच एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क रहती है जो मोबिलिटी प्रदान करती है। तो इसमें वियर एंड टियर होने के कारण से या डिजेनरेटिव चेंजेस आने के कारण से इसका क्षय होने लगता है। इसमें जो है आस्ते आस्ते खत्म होने लगता है, जिसके कारण से दोनों वर्टेब्रास पास में आ जाते हैं और जो फोरामेन से हमारी नर्व्स निकलती है दोस्तों, उस पर दबाव देने लगती है। क्योंकि इसका शेप और साइज पोजीशन चेंज हो गया है, इस कारण से वहाँ पर कंप्रेशन होने लगता है, जिसके कारण से दर्द महसूस होता है या बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो दोस्तों जैसा जानते हैं, C2 और C3 वर्टेब्रा के बीच से जो नर्व निकलती है, तो उसके कारण से हमारे ओसिपिटल रीजन में या माथे के पिछले भाग में दर्द होने लगता है और अपर पार्ट ऑफ नेक में रहता है। C3 और C4 के कारण से जो नर्व निकलती है वो हमारे गर्दन में दर्द कराती है। C4 और C5 से जो नर्व निकलती है वो हमारे शोल्डर रीजन पर दर्द उत्पन्न कराती है या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। C5 और C6 से जो नर्व निकलती है हमारे शोल्डर से होते हुए हमारे अपर पार्ट ऑफ आर्म में आ जाती हैं, और C6 और C7 से जो नर्व्स निकलती है हमारे पूरे आर्म को या लोअर पार्ट आर्म को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो यही इसकी पैथोलॉजी होती है दोस्तों। अब आते हैं काजेस पर। कारण क्या होता है? कारण होता है बहुत ही आसान चीज़ है। कोई भी व्यक्ति आज के दिन में सिटिंग वर्क कर रहा है, जो तो बैठ करके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या टेबल वर्क कर रहा है, लिखने पढ़ने का काम कर रहा है, या औरतों में ज़्यादा इसलिए पाया जाता है, औरतों में थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है मर्दों की अपेक्षा, इसलिए कि वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किचन में इस तरह से बेंडिंग फॉरवर्ड होकर के काम करती हैं, जिसके कारण से महिलाओं में समस्या ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब कारण होते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट गेन किया जाता है। सिटिंग पोस्चर जो होता है इरेक्ट नहीं रखते हैं, इस तरह से झुक करके बैठ करके काम करते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा गद्दा और तकिया का इस्तेमाल करते हैं। चेयर पर भी बैठते हैं तो स्पंजी चेयर इस्तेमाल करते हैं, सोफिस्टिकेटेड चेयर इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगती है और हमेशा बेंडिंग फॉरवर्ड रहते हैं। या ड्राइवर वगैरह जो होते हैं तो थोड़ा सा उनमें पाया जाता है दोस्तों। तो ये सब रीजंस होते हैं, ये सब ट्राइगर फैक्टर्स होते हैं, जिससे आप अगर सावधान रहेंगे तो काफ़ी हद तक इसका बचाव हो सकता है। और बचाव में आप क्या कर सकते हैं कि नेक बेल्ट लगा सकते हैं, स्ट्रेट बैठे, हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रहें, बेंडिंग फॉरवर्ड ना हो। तो ये सब और सिम्टम्स के दोस्तों ये होते हैं कि यहाँ ओसिपिटल रीजन में दर्द हो सकता है, माथा घूर सकता है, चक्कर आ सकता है, आंखें आगे अंधेरा जा सकता है, गर्दन में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, स्टिंगिंग, बर्निंग पेन हो सकता है, मोबिलिटी में मूवमेंट नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते हैं,
स्टिफनेस हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर शोल्डर में अकड़न आ जाती है, एकदम से दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता, बहुत ही तकलीफ होता है। हाथों को उठाने में, कुछ कैरी करने में, कुछ ले जाने में, कुछ उठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये काम करना बंद कर देता है, आस्ते आस्ते नमनेस आ जाता है एडवांस केसेस में दोस्तों। तो ये सब होता है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। अगर आप कॉजेस जैसे बचाव करें कि हमेशा एक्सरसाइज करें, किसी बढ़िया फिजियोथेरापिस्ट से मिल करके गर्दन की एक्सरसाइज करें। जैसे आप हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रहे, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह अपने आँख के लेवल में रखें, या पेपर वर्क कर रहे हैं तो हमेशा स्ट्रेट बैठे, बहुत मोटा गद्दा तकिया इस्तेमाल ना करें दोस्तों। इसके साथ साथ औरतें जो होती हैं, जो सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हैं, इरेक्ट होकर के करें, या खाना बनाने के समय किचन में भी इरेक्ट रहें। अगर ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल इस चीज़ से आप बचेंगे तो जो है काफ़ी जल्दी रिलीफ होने वाला है दोस्तों। इसमें और क्या होता है, एलोपैथिक में विशेष कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। एलोपैथिक में खाली पेन किलर और विटामिन डी, विटामिन सी दे देंगे, और उसके साथ साथ एक तो गैस्ट्रिक की जो है गोली दे देंगे। इससे आपका राहत नहीं होने वाला है, ना रोग छूटने वाला है दोस्तों। तो इसकी कुछ एक्सरसाइज होती है जो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा इस गर्दन को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, शोल्डर को आगे पीछे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुराएंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज के हाथ को मूवमेंट करवाएंगे इस तरह से ना दोस्तों। अगर ये सब करते हैं, गर्दन को ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये एक्सरसाइज अगर करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आप किसी फिजियोथेरापिस्ट से सलाह ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। इसके साथ नेक बेल्ट इस्तेमाल करिए स्ट्रेट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो ये सब एक्सरसाइज है। तो दोस्तों आइए हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके टोटलिटी आप सिम्टम मिलवा करके फिर दवाई लीजिएगा तो काफ़ी कारगर होगी। और चूँकि पैथोलॉजिकल चेंजेस इसमें आ जाते हैं, अगर गलत तरीके से आप दवाई ले लेंगे या गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है दोस्तों। तो जैसा कि होम्योपैथिक में मैं कुछ दवाइयों को बता रहा हूँ, अगर आप सिम्टम मिल रहा है तो आप इस दवाइयों को इस्तेमाल कीजिए 15 दिन। नहीं होता है तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल करके आप अपना जो है ट्रीटमेंट करवाइए, बेहतर रहेगा। तो जैसा सबसे पहली दवाई और बढ़िया, सबसे बढ़िया दवाई होती है सिक्यूटाभिरोसा। सिक्यूटाभिरोसा 30 सुबह दोपहर शाम। जी हाँ दोस्तों, सिक्यूटाभिरोसा 30 सुबह दोपहर शाम। इनके सब अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द, शोल्डर में स्टिफनेस रह रहा है, गर्दन में जकड़ रही है, माथे में हमेशा भारीपन और दर्द बना रहता है, तो ये सब, और चक्कर आता है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो सिक्यूटाभिरोसा 30 आप ले सकते हैं। दूसरी दवाई आती है दोस्तों लैक्नेंथिस टिंक्टोरिया। लैक्नेंथिस टिंक्टोरिया को 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्टम पे या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। लैक्नेंथिस टिंक्टोरिया सुबह दोपहर शाम 30 की एक चम्मच पानी में 2 बूंद या डायरेक्टम पे ले सकते हैं दोस्तों। तीसरी दवाई आती है लैक्नेंथिस टिंक्टोरिया में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, बर्निंग पेन, स्टिंगिंग पेन होता है, मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, स्टिफनेस ऑफ नेक होता है दोस्तों। तो इस तरह का सिम्टम मिलता है तो लैक्नेंथिस आप ले सकते हैं। तीसरी दवाई होती है दोस्तों ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा बहुत बढ़िया दवाई होती है दोस्तों। अगर जरा सा भी मूवमेंट करने पर असहनीय दर्द होने लगता, बहुत ज़्यादा, पेशेंट एकदम से हमेशा इस पर ऐसे हाथ रख करके जो है हमेशा सपोर्ट दे करके, दबाव दे करके रखता है, और जरा सा भी मूवमेंट्स करने से उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों। और पानी की प्यास ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा इंटरवल पे लग रही है, हमेशा मुंह सूख रहा है, तो दोस्तों हम ब्रायनिया एल्बा के बारे में सोच सकते हैं। ब्रायनिया एल्बा 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टन पे या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। और नेक्स्ट दवाई आती है दोस्तों रेस्टाक्स। रेस्टाक्स 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे टन पर या जो है 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। तो रेस्टाक्स लेने के साथ दोस्तों रेस्टाक्स सिम्टम होता है जब पेशेंट जो होता है फर्स्ट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट कराता है गर्दन को तो आराम मिलने लगता है। ये बहुत ही पेक्युलर सिम्टम है, और किसी भी तरह का टेंडन पर, लिगामेंट पर या ओस्टियो पर इसका बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। तो दोस्तों रेस्टाक्स 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे ले सकता है।
नेक्स्ट दवाई आती है दोस्तों, पेटेंट दवाई मैं बताने जा रहा हूँ। सिम्सीफ्यूजा, एक तो सिम्सीफ्यूजा है दवाई दोस्तों। सिम्सीफ्यूजा बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रह रहा है, तो वहाँ पर सिम्सीफ्यूजा रिस्मोजा को सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टन पे या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। और एक पेटेंट दवाई मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है स्पोंडिन या स्पोंडोलोसिस ड्रॉप है। स्पोंडिन ड्रॉप या स्पोंडिन स्प्रे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोंडिन ड्रॉप को 15 मूंछ सुबह दोपहर शाम गर्म पानी में लें, बढ़िया रहेगा दोस्तों। इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छा वीडियो बना सकूं। और स्वस्थ भारत मिशन से आप जुड़े रहिए, होम्योपैथी को आप बढ़ावा दीजिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।